साइकिल चलाते हुए मैं नदी में गिर गया, लेकिन जब बाहर निकला तो पता चला 10 साल बीत चुके थे। जो लड़की कुछ देर पहले तक क्लास में बैठकर मुझे मैथ पढ़ा रही थी, आज वो किसी और की दुल्हन बन चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर उसे बधाई दी, फिर हंसते हुए पूछा, और मेरी शादी हुई? वो कुछ पल मुझे देखती रही, धीरे से बोली, हाँ। मैं मुस्कुराया, तुम झूठ बोल रही हो। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि झूठ बोलते ही उसके कान लाल हो गए थे। अपने 16वें बर्थडे पर मेरी माँ से जोरदार बहस हो गई। गुस्से में मैं तेज बारिश के बीच साइकिल लेकर घर से निकल पड़ा, ध्यान भटका और सीधे पार्क की झील में जा गिरा। किसी तरह तैरकर बाहर निकला, लेकिन सामने का नजारा देखकर मैं सन्न रह गया। घास पर एक लड़की दुल्हन के जोड़े में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। जो लड़की दोपहर तक क्लास में सख्त चेहरे के साथ मुझे मैथ समझा रही थी, अब वही शांत और खूबसूरत दुल्हन बन चुकी थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या कॉस्प्ले कर रही हो? उसकी आंखों की चमक गायब थी, मेकअप आंसुओं से बह चुका था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। इस हालत में भी वो किसी मांगा की रॉयल हीरोइन जैसी लग रही थी। शाम का अंधेरा गहराने लगा था, सड़क की लाइटें टिमटिमा रही थीं। मैंने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर मजाक में कहा, मुझे तो याद नहीं कि मेरी इतनी कोल्ड और काम क्लासमेट कभी इतनी रोने वाली थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस लगातार मुझे देखती रही। मैंने इधर उधर देखा और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? फिर बड़बड़ाया, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। बर्थडे वाले दिन सीधे झील में जा गिरा, पूरी स्कूल यूनिफॉर्म भी भीग गई। मैं अपनी बदकिस्मती का रोना रो ही रहा था कि अचानक वो उठी और मुझे कसकर गले लगा लिया, इतनी जोर से कि मैं सीधा उसके सीने से जा टकराया। मैं एकदम सन्न रह गया। उसके शरीर से हल्की फूलों की खुशबू आ रही थी। महक पहले जैसी थी, लेकिन अब उसमें एक अलग सी परिपक्वता थी। उसकी नरम और गर्म बाहों में मैं पहली बार था। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं उससे पूछने ही वाला था कि क्या हुआ है, तभी मेरे कंधे पर उसके गर्म आंसू गिरने लगे। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ रखा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो भी, ऐसे ही पकड़ोगी तो मेरा दम घुट जाएगा। मेरी बात सुनते ही उसने मुझे और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया, मानो कभी मुझसे अलग ही नहीं होना चाहती हो। मैं चाहकर भी जरा सा हिल नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने सिर झुकाकर उसके कंधे पर हल्का सा काट लिया। शायद दर्द हुआ, तभी उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसकी लाल आंखें कांप रही थीं। उसने कांपते हाथों से मेरा चेहरा छुआ, मानो यकीन करना चाहती हो कि मैं सच में उसके सामने हूँ। मैंने बेबस होकर कहा, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई भूत हूँ? मैं ही हूँ, यूनमो। वो धीमे से बोली, मुझे पता है। उसकी भर्राई आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी ये हालत क्यों थी। तभी ऊपर कई तेज रोशनियां चमकी, चारों तरफ भागते कदमों की आवाजें गूंज उठी। एक लड़की टॉर्च लेकर हमारी तरफ दौड़ी और चिल्लाई, मिस आई, तुम सच में नदी में कूदने वाली थी क्या? मैं उसकी टॉर्च की रोशनी की तरफ देखने लगा। अगले ही पल उसके हाथ से टॉर्च छूटकर नदी में जा गिरी। उसके पैर कांपने लगे। वो घबराकर बुदबुदाई, भूत। कुछ देर बाद अफरा तफरी शांत हो गई। मैं कार की पिछली सीट पर बैठा, उसका मोबाइल बार बार देख रहा था। यकीन करना मुश्किल था, मैं सचमुच 10 साल बाद की दुनिया में आ चुका था। सामने ड्राइविंग सीट पर बैठी लियू रुयान मुस्कुराई, फिर न्यूज एंकर की तरह मजाकिया अंदाज में बोली, जी हाँ यूनमो स्टूडेंट, अभी साल 2026 चल रहा है, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड? मैंने सिर हिलाया। ये तो कमाल है। जिस लियू रुयान को मैं पहले सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाली समझता था, आज वही मर्सिडीज चलाने वाली सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर अंगूठा दिखाया, वाह कमाल कर दिया बॉस। वो शर्माकर हंसी, अरे मैं तो बस अपनी कंपनी की सीईओ हूँ। फिर उसने बगल में बैठी लड़की की ओर इशारा किया, असल कमाल तो इसने किया है। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन चेहरे की उदासी छिप नहीं सकी। मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, वो हमेशा से होशियार थी, इतनी कामयाब होना उसके लिए स्वाभाविक था। तभी मेरी नजर उसकी वेडिंग ड्रेस और उंगली की फीकी पड़ चुकी शादी की अंगूठी पर गई। मैं मुस्कुराकर बोला, वैसे अभी तक तुम्हें शादी की बधाई नहीं दी, कांग्रेचुलेशंस। इतना कहते ही कार में अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ पल बाद लियू रुयान ने माहौल हल्का करते हुए कहा, उसकी शादी की बात रहने दो, दूल्हा तो शादी वाले दिन ही भाग गया। अब मुझे समझ आया वो नदी किनारे अकेली बैठकर इतना क्यों रो रही थी। मैं अनायास बोल पड़ा, इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर कौन भाग सकता है? फिर दोस्त की तरह उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराया, अरे दुनिया यही खत्म नहीं हो जाती, एक गया तो क्या हुआ, आगे जिंदगी में और भी अच्छे लोग मिलेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसी लड़की को पति की कमी की चिंता करने की क्या जरूरत? सामने बैठी लियू रुयान भी हंस पड़ी, बिल्कुल, तुम्हें भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए। देखो बसंत की शुरुआत है, चारों तरफ नए फूल खिल रहे हैं, नई शुरुआत का मौसम है। वो चुपचाप मुझे देखती रही। बसंत की धूप उसकी आंखों में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। कुछ पल बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, ठीक है अब मैं दुखी नहीं रहूंगी। चूंकि मैं अचानक भविष्य में आ गया था, कानूनी तौर पर मेरी कोई पहचान नहीं थी, इसलिए लियू रुयान ने कहा, फिलहाल तुम इसके घर ही रह लो। मैं हैरानी से बोला, अपने घर क्यों नहीं? वो पीछे मुड़ी, आंखें घुमाकर हंसी, पूछ भी कैसे रहे हो? तुम तो सालों पहले पूरे परिवार के साथ विदेश शिफ्ट हो गए थे, हम पुराने दोस्तों को छोड़कर चले गए और अब पूछ रहे हो घर कहाँ है? मुझे क्या पता पैसिफिक ओशन के किस कोने में रहते हो। मैंने उसकी तरफ देखा, वो सिर झुकाए मोबाइल पर कुछ काम कर रही थी। मैंने मन ही मन सोचा शायद यही सच है, लेकिन एक सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा था, आखिर मैं विदेश क्यों चला गया? तभी लिफ्ट रुक गई। लियू रुयान ने हंसते हुए मुझे बाहर धक्का दिया, ज्यादा मत सोचो, अब हमारे पास पैसे हैं, आराम से रहो, खुलकर खर्च करो और जिंदगी एंजॉय करो। हम तुम्हारी तरह पुराने दोस्तों को छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। दरवाजा खुलते ही मैं हैरान रह गया। सामने ऊंची छत वाला एक शानदार विशाल अपार्टमेंट था। फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडो के बाहर नीलम सा शांत समंदर फैला था। दूसरी तरफ शहर का सबसे आलीशान इलाका चमक रहा था। मैं खुशी से उछल पड़ा। मुझे मैथ क्लास का वो सपना याद आ गया जिसमें मैं बिल्कुल ऐसे ही लग्जरी अपार्टमेंट में रह रहा था। नींद खुलने के बाद भी मैं मुस्कुरा रहा था। तभी मैथ टीचर ने चौक मारकर पूरी क्लास के सामने मेरा सपना सुनाने को कह दिया था। उस दिन शर्म के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं हंसते हुए बोला, याद है वो किस्सा? दोनों खिड़की के सामने खड़े थे, पीछे से आती रोशनी में उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। दोनों ने एक साथ कहा, याद है, भीग जाने की वजह से उसने मुझे नहाने भेज दिया। जैसे स्कूल में धैर्य से मुझे मैथ समझाती थी, वैसे ही पहले पानी
पानी का सही टेम्परेचर सेट किया, फिर अपने असिस्टेंट से मेरे लिए नए कपड़े मंगवा दिए। मैं मुस्कुराकर बोला, थैंक यू, भविष्य में आकर तुमसे फिर मिलना, सच में बहुत अच्छा लगा। उसके हाथ में पकड़ा हेयर ड्रायर एक पल को रुक गया। अब वो वेडिंग ड्रेस की जगह आरामदायक कैजुअल कपड़ों में थी। स्कूल वाली मासूम लड़की की जगह उसके चेहरे पर परिपक्वता और आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो समय ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया हो। अगले ही पल उसने हेयर ड्रायर फिर से चालू कर दिया। वो हमेशा की तरह कम बोलती थी। उसने मुझे सोफे पर बैठाया और खुद पीछे खड़ी होकर मेरे बाल सुखाने लगी। ये काफी करीबी एहसास था, लेकिन उसके चेहरे पर सब कुछ इतना स्वाभाविक था कि मुझे लगा शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। मेरा 16 साल का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ वो अब एक परिपक्व और बेहद खूबसूरत महिला बन चुकी थी। हम दोनों की असली उम्र तो एक ही थी, लेकिन वक्त ने हमारे बीच जैसे 10 साल का फासला ला दिया था। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अब तो तुम मुझसे 10 साल बड़ी हो गई हो, तो तुम्हें दीदी बुलाऊं या आंटी? हेयर ड्रायर की आवाज अचानक बंद हो गई। उसने मेरे बिखरे बालों पर हल्के से हाथ फेरा। मैंने देखा उसकी अनामिका में शादी की अंगूठी अब नहीं थी। वो मुस्कुराई, जो मन करे बुला लो, दीदी या आंटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, वैसे मेरा फ्यूचर कैसा है? मैं आगे चलकर क्या करता हूँ? थोड़ा रुककर मैंने कहा, अजीब है, अब तक मुझे अपने बारे में एक भी जानकारी नहीं मिली। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर शांत स्वर में बोली, जो जानना है मुझसे पूछ लो। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन बाद में तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा था, है ना? वो शांत स्वर में बोली, फिर भी तुम्हारे बारे में जितना जानती हूँ उतना बता सकती हूँ। खिड़की से आती धूप पूरे लिविंग रूम में फैली थी। सब कुछ साफ और चमकदार दिख रहा था, ठीक उसकी आंखों की तरह, जिनमें जरा भी झूठ नहीं था। मैं मुस्कुराया, ठीक है, पहला सवाल, क्या मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाया? ये पूछते ही मुझे स्कूल का एक पुराना दिन याद आ गया। हम दोनों ने अभी अभी एक ही बेंच पर बैठना शुरू किया था। उस दिन क्लास टीचर ने सबको चार्ट पेपर पर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी लिखने को कहा। शाम की सुनहरी धूप पूरी क्लास में फैली थी। वो मेरी बगल में खड़ी थी। उसने बिना सोचे अपना जवाब लिख दिया। जिसका गोल साफ हो उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने पूरे आत्मविश्वास से 4 बड़े अक्षरों में अपनी पसंद लिख दी और मैं काफी देर तक खाली जगह को घूरता रहा। जब टीचर पास आए तो घबराकर जल्दबाजी में एक यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। उसने मेरी तरफ अजीब सी नजर से देखा। थोड़ी देर बाद टीचर ने चार्ट पूरी क्लास के सामने टांग दिया। बीच में 2 नाम सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे, ऊपर उसकी सुंदर लिखावट और ठीक नीचे मेरी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट, नानजिंग यूनिवर्सिटी। पूरी क्लास हंस पड़ी, यहाँ तक कि टीचर भी मुस्कुरा दिए। शर्म के मारे मेरा मन कर रहा था कि डेस्क के नीचे छिप जाऊं। मैंने तो बस घबराहट में यूं ही लिख दिया था। फिर मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा। उसने अपना गोरा सा हाथ गाल पर टिकाया हुआ था, लेकिन मेरी तरफ देखा तक नहीं। धीरे से बोली, हाँ, तुम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए थे। उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था, लेकिन उसके पीछे हल्की सी उदासी भी थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैं हंसते हुए बोला, तो इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। आखिर टीचर बनकर रोज इतनी मेहनत जो करती थी इस नालायक स्टूडेंट पर। उसने हल्के से सिर हिलाया, नहीं, ये तुम्हारी अपनी मेहनत थी। मेरे गाल गर्म हो गए। मैंने मुश्किल से अपनी मुस्कान छिपाई। उसने मेरी तारीफ की थी। स्कूल के दिनों में ऐसा लगभग कभी नहीं होता था। वो हमेशा टेक्स्ट बुक की तरह शांत और तर्कसंगत रहती थी। उसकी भावनाएं शायद ही कभी चेहरे पर दिखती थीं। यहाँ तक कि जब मैथ में लगातार 3 बार मेरे सबसे कम नंबर आए, तब भी उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली। फिर मेरा हाथ पकड़कर जब मैं भागने लगा, शांत स्वर में बोली, बैठो, सीधे बैठो। उसकी नजर में जिस स्टूडेंट को उसने पढ़ाना शुरू किया हो उसे हार मानने की इजाजत नहीं थी। ट्यूशन के बाद हम रोज साथ घर लौटते थे। वो मेरी साइकिल की पिछली सीट पर बैठती और मैं उसे उसके घर छोड़ने जाता। वो चुपचाप मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लेती और ठंडी हवा हमारे पास से गुजरती रहती। मेरे कानों में हवा की सरसराहट गूंज रही थी। यादों में साइकिल के पहिए चांदनी से भीगी सड़क पर घूम रहे थे। तभी घर का मेन डोर अचानक खुल गया। मैं वर्तमान में लौट आया। दूसरा सवाल पूछने का मौका भी नहीं मिला। सामने सूट पहने एक आदमी खड़ा था। उसे देखते ही मेरे मन में ख्याल आया, कहीं यही तो वो दूल्हा नहीं जो शादी वाले दिन भाग गया था। मैं घबराकर उठने ही वाला था कि किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी हथेली की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। वो हमेशा की तरह शांत थी। उसने उस आदमी की तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें आने के लिए बुलाया था। उसकी आवाज सुनते ही वो असहज हो गया। बैग दरवाजे के पास रखकर सिर झुकाया। सॉरी, मैं अभी चला जाता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत लौट गया। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने उलझन से उसकी तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम उसे पहचान नहीं पाए? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ याद नहीं आया। तब उसने याद दिलाया, याद है, मंथली एग्जाम से पहले मैं बीमार पड़ गई थी। तुम मुझसे मिलने घर आए थे। उसी दिन उससे मिले थे। उसकी बात सुनते ही मेरी यादें धीरे धीरे उस दिन की तरफ लौटने लगी। वो फाइनल एग्जाम से ठीक पहले का समय था, जब मैं पहली बार उसके घर गया था। वो घर अंधेरा और उदासी से भरा हुआ था। उसी दिन मैंने पहली बार उसकी दुनिया देखी थी। उसने पीले चेहरे के साथ दरवाजा खोला। ड्राइंग रूम में एक आदमी की तस्वीर पर फूल चढ़े थे। सामने अगरबत्तियां और मोमबत्तियां जल रही थीं। पूरे घर में दवाइयों की तेज गंध फैली थी। तस्वीर के सामने एक बुजुर्ग दादी घुटनों के बल बैठी थी। उनके सफेद बाल, दुबला शरीर और बेरंग चेहरा देखकर दिल भारी हो गया। मैंने धीरे से नमस्ते कहा, लेकिन उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। उसने मेरे लिए चप्पल रखी। जब उसकी उंगलियां मेरे हाथ से छुईं तो मैं चौंक गया। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। स्कूल में वो हमेशा साफ सुथरी और आत्मविश्वासी रहती थी, लेकिन उस दिन उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल भर आया। ऐसा लगा जैसे चमकता चांद अचानक धुंधला पड़ गया हो। वो मुझे उस घुटन भरे कमरे से अंदर ले गई। गलियारे में पीली धुंधली रोशनी जल रही थी। तभी बाईं तरफ के बेडरूम से किसी की खांसी और धीमी सांसों की आवाज आई। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर बिस्तर पर लेटी एक महिला का पीला हाथ कंबल से बाहर दिख रहा था। वो उसकी माँ थी। उन्हें देखकर साफ था कि उनकी हालत बहुत गंभीर थी। बाहर तेज दोपहर की धूप थी, लेकिन उस घर के अंदर मानो हमेशा के लिए
अंधेरा उतर आया हो। उस पूरे घर में रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। हर तरफ बीमारी, दर्द और उदासी पसरी हुई थी। मेरा दिल भारी हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी जगह पे बड़ी हुई होगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गई, धीरे से बोली, अंदर आओ। कमरा बेहद साफ सुथरा था, लेकिन बहुत छोटा। बस एक बिस्तर और पढ़ाई की मेज कुर्सी के लिए ही जगह थी। मेज पर किताबों का ऊंचा ढेर लगा था। मैं कुछ पल चुप रह गया। ये सब मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। मुझे हमेशा लगता था कि वो किसी खुशहाल और संपन्न परिवार से होगी। तभी उसने मेरे सामने हाथ हिलाया। चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी। यूनमो, किस लिए आए हो? कोई सवाल समझ नहीं आया क्या? मैं होश में आया। वो, सुना था कि तुम बीमार हो, इसलिए नोट्स और एग्जाम सिलेबस की कॉपी बनाकर लाया हूँ। मैंने बैग से कॉपियां निकाली, फिर जेली, 2 डिब्बे चॉकलेट्स और ढेर सारे छोटे छोटे स्नैक्स मेज पर रख दिए। उन्हें देखते ही मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, अब तो मैं बुरी तरह पकड़ा गया। मैं खाने पीने की चीजें ही निकालता रह गया। वो हल्का सा खांसी, फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे इस तरह खुलकर मुस्कुराते मैंने बहुत कम देखा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल उस कविता की तरह जिसे मैं कई बार पढ़कर भी कभी समझ नहीं पाया था। उसकी मुस्कान ने जैसे उस उदास कमरे का अंधेरा कुछ पल के लिए मिटा दिया। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक दुबला पतला लड़का झांकते हुए बोला, दीदी, अब तबीयत कैसी है? उसे देखते ही मैं चौंक गया। चेहरा बदल चुका था, लेकिन आंखें वही थीं। मैं मुस्कुरा पड़ा। ये फांग युआन है। वो उसके सौतेले पिता का बेटा था। मुझे बस इतना याद था कि उसकी माँ के गंभीर बीमार पड़ते ही उसका सौतेला पिता सारे पैसे लेकर भाग गया। फिर तलाक हो गया और उसके कंधों पर छोटे भाई की जिम्मेदारी भी आ गई। इतनी मुश्किल शुरुआत के बाद भी उसने हार नहीं मानी। हर तकलीफ से लड़ते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंची। अब वो सब सिर्फ बीती यादें थीं। मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेरकर धीमे से कहा, तुमने बहुत कुछ झेला है इतने साल, ये सब कैसे सह पाई? वो कुछ पल चुप रही। मुझे अपने घर की याद आ गई। उसके मुकाबले मेरा परिवार कितना खुशहाल था। हम बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन सुकून और सम्मान से जरूर जी रहे थे। मेरे पापा एक छोटे से फ्लावर शॉप चलाते थे। गोल मटोल, हमेशा हंसते रहने वाले इंसान, जिन्हें देखकर किसी का भी मूड अच्छा हो जाए। माँ गारमेंट्स का काम करती थी। गुस्सा आते ही उनका पसंदीदा डायलॉग होता, दफा हो जाओ। मैं उनका इकलौता बेटा था। एक बार दादाजी ने दूसरे बच्चे की बात छेड़ी तो पापा ने मेज पर हाथ मारकर कहा, एक बच्चा ही काफी है। इतना ही शौक है तो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ डांस कीजिए। बस फिर क्या था, दादाजी ने उनकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। मैं ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहाँ किसी बात का डर नहीं था। एग्जाम में कम नंबर आने पर भी डांट की चिंता नहीं होती थी। मेरे माता पिता बस यही चाहते थे कि मैं हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहूं, क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत बीमार रहता था। हर समय गले में उनका दिया ताबीज पहने रहता था। बहुत मुश्किलों के बाद मैं 16 साल का हुआ और तभी मेरी तबीयत सुधरनी शुरू हुई। लेकिन उसी समय माँ बीमार पड़ गईं। उन्होंने अपनी ट्यूमर रिपोर्ट मुझसे छिपा रखी थी। समझाने के बावजूद ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी। मेरे 16वें बर्थडे पर इसी बात को लेकर हमारी जोरदार बहस हुई। डॉक्टर ने कहा था ट्यूमर बिनाइन है, समय पर इलाज हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ हर बार कहती, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, पहले तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ लूं, फिर हॉस्पिटल चली जाऊंगी। फिर मुस्कुराकर छेड़ती, तुम्हें तो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जाना है ना? इतने कम मार्क्स लेकर एडमिशन कैसे मिलेगा? चलो पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उनकी जिद के आगे मेरी एक नहीं चलती थी। गुस्से में मैं साइकिल लेकर घर से निकल गया। जाते जाते चिल्लाया, अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगी तो मैं अभी पढ़ाई छोड़ दूंगा। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। गुस्से में मैं कई किलोमीटर तक साइकिल चलाता रहा। लेकिन सच तो ये था, मैं स्कूल नहीं हॉस्पिटल जा रहा था ताकि माँ की बीमारी के बारे में खुद पता कर सकूं। लेकिन रास्ते में मैं नदी में गिर गया। ये सोचते ही मेरा दिल घबरा गया। मम्मी पापा कितने परेशान हुए होंगे। मैंने तुरंत पूछा, मेरी माँ अब ठीक है ना? और मेरे नदी में गिरने के बाद क्या हुआ था? वो धीरे से बोली, हाँ आंटी अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे हादसे के बाद उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होने का फैसला कर लिया था। ऑपरेशन भी सफल रहा। ये सुनते ही मैंने राहत की लंबी सांस ली। फिर मुस्कुरा कर कहा, देखा आखिर मेरी जिद काम आ ही गई। इतना कहते ही उसने हल्के से मेरी पेशानी पर उंगली से टपकी मारी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो गंभीर नजरों से मुझे देखते हुए बोली, यूनमो। उसकी आंखों में जरा भी मुस्कान नहीं थी। वो गंभीर स्वर में बोली, आज के बाद कभी भी गहरे पानी के पास मत जाना, समझे? मैंने उसे शायद ही कभी इतने सख्त लहजे में देखा था। ऐसा लगा जैसे मैंने उसके सबसे बड़े डर को छू लिया हो। मैं चुपचाप सिर हिलाकर बोला, ठीक है अब नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद हम सिनेमा हॉल पहुंच गए। धीरे धीरे पूरा थिएटर भरने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, इसकी प्रेजेंस तो सच में कमाल की है। पास बैठी लियू रुयान मेरे कान में फुसफुसाई, अब समझे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं, इन 10 सालों में तुम्हारे बिना ये कितनी डरावनी हो गई थी। तभी एक परछाई हमारे सामने आकर रुकी। प्रोजेक्टर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी गहरी नजरें देखते ही लियू रुयान गर्दन सिकोड़कर दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। फिल्म शुरू होने वाली थी। वो मेरे बगल में बैठी थी। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास की वजह से आसपास बैठे लोग बार बार उसकी तरफ देख रहे थे। ये देखकर मुझे स्कूल का एक दिन याद आ गया। उस दिन टीचर पूरी क्लास को फिल्म दिखा रहे थे। वो नई रिलीज हुई साइफाई एक्शन मूवी थी। जैसे ही स्क्रीन पर शुरुआती लोगो आया, मेरी यादें फिर उसी क्लासरूम में लौट गईं। अंधेरे कमरे में स्क्रीन की रोशनी चमक रही थी। चारों तरफ बच्चे फिल्म में डूबे थे और मैं उससे कुछ कहना चाहता था। मैंने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वो फिल्म नहीं, लगातार मुझे ही देख रही थी। शाम की ठंडी हवा में फूलों की खुशबू घुली थी। उसकी आंखों की तारीफ के लिए दुनिया के सारे शब्द कम पड़ जाते। लेकिन उस पल मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, बहुत खूबसूरत। मैं कुछ पल के लिए खो गया। यहाँ तक कि फिल्म के बारे में क्या पूछना था वो भी भूल गया। फिर अचानक बोल पड़ा, कल मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे घर आओगी? वो एक पल चौंकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, आऊंगी। यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी, लेकिन 10 साल बाद भी वो ठीक उसी तरह मुझे देख रही थी। फिल्म में उसकी
उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, एक बात बताओ, 10 साल बाद वाला मैं? फिल्म अपने आखिरी हिस्से में पहुंच चुकी थी। धीमा उदास म्यूजिक पूरे हॉल में गूंज रहा था। वो थोड़ा मेरी तरफ झुकी, धीरे से बोली, उसकी शादी हो चुकी थी। मेरी नजर अनायास उसकी अनामिका पर गई। वहाँ अंगूठी का हल्का सा निशान अब भी था। मैं मुस्कुराया, फिर मोबाइल पर टाइप करके उसे दिखाया। तो क्या तुम मेरी पत्नी से कभी मिली थी? लियू रुयान तो कह रही थी कि मैं विदेश जाकर बस गया था। मैंने मजाक में पूछा, कहीं मैंने किसी ब्लू आइज वाली फॉरेन गर्ल से शादी तो नहीं कर ली? उसने हल्के से सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, बस इतना सुना था कि तुम विदेश में शादी करके बस गए थे। थिएटर में धीमा म्यूजिक गूंज रहा था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। अचानक मुझे एहसास हुआ वो मुझसे झूठ बोल रही थी, बिल्कुल स्कूल के दिनों की तरह। जब बच्चे उसे छेड़ते थे, वो नजरें चुरा लेती और उसके कान लाल हो जाते। मुझे तभी समझ आ गया था, पहले सवाल पर ही उसने झूठ बोल दिया था। वो नहीं जानती थी, मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकता था। लेकिन मैंने उसका झूठ नहीं पकड़ा। अगर वो सच की जगह झूठ बोल रही थी तो शायद असली सच उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। मेरे लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ एक थी, मम्मी पापा कैसे हैं? अगले दिन उसके ऑफिस जाते ही मैं उसकी बात माने बिना घर से निकल पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक मैप से पहले मेट्रो पकड़ी, फिर बस बदलकर अपने पुराने इलाके की ओर चल दिया। रास्ते में हमारा स्कूल भी पड़ा। बस की खिड़की से देखा, पुरानी बेलें अब गायब थीं। इमारत पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक लग रही थी। अगले स्टॉप पर कई हंसते मुस्कुराते स्टूडेंट्स बस में चढ़े। उनमें से एक लड़का हेडफोन्स लगाए मेरे बगल में बैठ गया। मैं मुस्कुराकर बोला, यार तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म तो हमारी वाली से कहीं ज्यादा अच्छी है। उसने हेडफोन्स उतारकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया क्या आप भी हमारे स्कूल के हैं? मैंने सिर हिलाया, हाँ मैं 2014 बैच का हूँ। वो हैरानी से बोला, सच? बिल्कुल नहीं लगता। फिर उत्साह से पूछ बैठा, तो आप उस सीनियर को जरूर जानते होंगे? मैं मुस्कुराया, हाँ जानता हूँ। मुझे लगा शायद उसकी कामयाबी के किस्से सुनाए जाते होंगे। मैंने पूछा, क्या सुनते हो उसके बारे में? लड़के ने सहजता से कहा, यही कि उसने अपने मर चुके पहले प्यार की याद में पूरी जिंदगी शादी नहीं की और उसके कातिल को भी खुद कानून के हवाले करवाया। उसकी बात सुनते ही मेरे सिर पर जैसे हथौड़ा पड़ गया, सब कुछ घूमने लगा। मैं हकलाया, कौन मर गया? कौन सा पहला प्यार? उसने तुरंत मोबाइल निकाल लिया, पुरानी न्यूज पढ़ते हुए बोला, 2014 बैच के स्टूडेंट यूनमो तेज बारिश में साइकिल चलाते समय ब्रेक फेल हो गया और वो नदी में गिर गए। आज भी हर बारिश में टीचर्स हमें यही हादसा उदाहरण के तौर पर बताते हैं। इसी वजह से अब उस पार्क में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। एक पल में मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए, पूरा शरीर ठंडा हो गया। मैं उसकी आवाज सुन रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी। हाँ, अब मुझे सब समझ में आने लगा था। उस समय मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। यादें फिर उसी दौर में लौट गईं। हमारे स्कूल के सामने एक वोकेशनल स्कूल था, उसका छोटा भाई वहीं पढ़ता था। कई बार मैंने उसे स्कूल गेट से निकलते देखा था। कुछ बड़े लड़के उसे धक्का देकर अपने साथ ले जाते थे। तब मुझे नहीं पता था कि वो उसका भाई है, बस इतना लगता था कि वो दुबला पतला लड़का उनके बीच डरा सहमा रहता है। एक दिन संयोग से फिर उनसे मुलाकात हुई। वो लड़के हंसते हुए एक गली से बाहर निकले। मैंने अंदर झांका तो वो कोने में दुबका कांप रहा था। उसके कपड़े और बाल धूल मिट्टी से सने थे। शाम ढल रही थी, डूबते सूरज की रोशनी पीछे लंबी परछाइयां बना रही थी। मैं उसे अपने घर ले आया। रास्ते में पूछा, ये सब अपनी दीदी को क्यों नहीं बताते? मैंने उसे सूखे कपड़े दिए। उसने कांपते हाथों से उन्हें पकड़ लिया। धीरे से बोला, दीदी पहले ही बहुत परेशान रहती हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने समझाया, अगर तुम चुप रहोगे तो वो लोग और हिम्मत करेंगे। चलो मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, प्लीज पुलिस मत बुलाइए, मैं ठीक हूँ। सच में? वो धीरे से बोला, वो लोग थोड़ी देर बाद खुद ही मुझे छोड़ देते हैं, चाहे उनके पास मेरे खिलाफ कुछ भी हो। मैंने समझाया, जो वो कर रहे हैं वो अपराध है, उन्हें कानून की सजा मिलेगी, तभी वो दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आप कुछ भी नहीं समझते। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू, लेकिन प्लीज ये बात मेरी दीदी को मत बताइए। उस समय मैंने उसकी बात मान ली। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उसे यूं तंग होते नहीं देख सकता था, इसलिए चुपचाप उन लड़कों के पास गया। मैंने चेतावनी दी, अगर अगली बार इसे हाथ लगाया तो सीधे पुलिस के पास जाऊंगा। कुछ समय तक वो सचमुच शांत रहे, लेकिन मेरे 16वें बर्थडे वाले दिन मैं गुस्से में वही पुरानी साइकिल लेकर निकल पड़ा। काफी समय से वो साइकिल चली ही नहीं थी, ऊपर से तेज बारिश, रास्ते में उसके ब्रेक फेल हो गए और फिर वही हादसा हो गया। आखिरी स्टॉप आ गया है, बस धीरे धीरे रुक गई। ड्राइवर हैरानी से बोला, भाई उतरना नहीं है क्या? मैं जैसे गहरी सोच से बाहर आया, सिर उठाया और उलझन में धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हो गया। पता ही नहीं चला कि बस आखिरी स्टॉप तक पहुंच गई थी। मैं नीचे उतरा, हवा के साथ धूल और रुई जैसे उड़ते बीज मेरे चेहरे से टकराए। थोड़ी दूर वो धुंधली नीली रोशनी में खड़ी किसी को लगातार फोन कर रही थी। सिर्फ उसकी पीठ देखकर ही समझ आ रहा था वो कितनी बेचैन थी, और मैं वहीं खड़ा रह गया। अचानक लगा जैसे मेरा शरीर हल्का होता जा रहा हो। हमारे बीच बस कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। मुझे उसकी स्टडी टेबल पर रखी एक काली किताब याद आई। एक बार उसमें पेंसिल से चिन्हित ये पंक्तियां पढ़ी थीं, इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। अगर कोई किसी चीज को पूरी शिद्दत से ढूंढे तो आखिरकार उसे वही मिलता है। ये संयोग नहीं, उसकी चाहत और जरूरत उसे वहां तक ले जाती है। मेरे मन में अचानक सवाल उठा, क्या मैं सच में 10 साल पहले मर चुका था? क्या मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ जिसे बहुत पहले इस दुनिया से विदा हो जाना चाहिए था? क्या उसकी अंतहीन पुकार ही मुझे वापस यहाँ खींच लाई? क्या इसलिए मैं उसी पल उसके सामने आया जब वो नदी में कूदने वाली थी? क्या मैं उसे अपनी ही मौत के रास्ते पर चलने से रोकने लौटा हूँ? तभी हवा का एक तेज झोंका आया, जैसे उसे मेरे होने का एहसास हो गया हो। वो धीरे धीरे पलटी, मैंने उसकी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराया, फिर बहुत नरम आवाज में कहा, मी साई, जिस दूल्हे ने शादी वाले दिन भागकर शादी तोड़ी थी वो मैं था।
है ना? उसकी आंखें कांप उठी। अब मुझे सब समझ में आ चुका था। हमारी शादी हुई थी कानून की नजर में नहीं किसी मंदिर या चर्च की रस्मों से, बस एक सुनसान जंगल में, जहाँ सिर्फ एक बातूनी ब्राइड्समेड हमारी गवाह थी। हमारे परिवार का भी कोई सदस्य वहाँ नहीं था। एक परिवार नानजिंग में था और दूसरा कब्रिस्तान में। जब मुझे पता चला कि मम्मी पापा नानजिंग शिफ्ट होकर यूनिवर्सिटी के पास फ्लावर शॉप चला रहे हैं, तो दिल में एक साथ खुशी और दर्द दोनों आए। खुशी इस बात की कि उन्होंने मेरे बाद भी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन दर्द इस बात का कि मैं उनकी बाकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाया। कुछ समय पहले उसका छोटा भाई मुझसे मिलने आया था। उसे लगा मैं बस एक ऐसा इंसान हूँ जिसका चेहरा मुझसे मिलता है। वो बुरी तरह नशे में था। उसने गुस्से में कहा, दीदी पागल हो चुकी हैं। फिर 10 साल पुरानी घटना का सच बताया। जिस दिन मैं नदी में गिरा, रेस्क्यू टीम ने घंटों तक तलाश की, लेकिन मेरा कोई पता नहीं चला। सिर्फ वो और मेरे मम्मी पापा 2 दिन और 2 रात बिना सोए नदी किनारे मुझे ढूंढते रहे। आखिरकार जब उसने मुझे मछुआरों के जाल में देखा तो वहीं पूरी तरह टूट गई। उसका भाई धीमे से बोला, उसके बाद लगभग 1-2 महीने तक दीदी स्कूल भी नहीं गई। और फिर एक रात मेरी नींद खुली तो देखा ड्राइंग रूम की लाइट जल रही थी। पहले लगा दादी होंगी जो हमेशा पिताजी की तस्वीर के सामने पूजा करती थी, लेकिन पास जाकर देखा तो वो थी। इतनी दुबली हो चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। वो उसी जगह घुटनों के बल बैठी थी। पिताजी की तस्वीर के पास अब तुम्हारी भी एक तस्वीर रखी थी। उस दिन से हमारे घर में एक और जिंदा इंसान था जो बस सांस ले रहा था, जिसकी पूरी जिंदगी एक आस्था और इंतजार बनकर रह गई थी। फिर माँ चली गई। कुछ समय बाद दादी भी नहीं रही। उसने अकेले ही घर, कॉलेज, रिसर्च और बिजनेस सब संभाल लिया। वो मेरी तरफ देखकर बोला, तुम जानते हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं खुश भी था और टूट भी गया था। उसने लाल आंखों से मेरा चेहरा छुआ। मैं खुश था कि तुम बिल्कुल उसी जैसे दिखते हो, लेकिन 10 साल से मैं उसी अपराध बोध में जी रहा हूँ। अगर उस दिन मैं थोड़ा सा भी हिम्मत दिखाता तो वो मुझे बचाने नहीं आता। उसकी साइकिल के ब्रेक से छेड़छाड़ नहीं होती और वो मरता भी नहीं। उसके आंसू मेरी हथेली पर गिरने लगे। वो सिर झुकाकर मेरे कंधे से लग गया। कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे लिए वो आज भी वही डरा हुआ छोटा लड़का था। मैंने धीरे से उसे गले लगा लिया। तभी मेरी नजर दरवाजे पर गई। पता नहीं वो कब लौट आई थी। वो चुपचाप हमें देख रही थी। उसकी आंखों में न आंसू थे, न कोई शिकायत, बस गहरी खामोशी थी। तभी मुझे लगा किस्मत और इंसान का स्वभाव शायद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं कभी किसी के साथ हो रही नाइंसाफी देखकर चुप नहीं रह सकता था। शायद इसी वजह से मेरी किस्मत में भी इतनी बड़ी कीमत लिखी थी। और शायद वो ये बात सबसे अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि किसी अपने से बिछड़ना हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते रहने जैसा होता है। और मैं अब भी नहीं जानता था कि मैं सचमुच जिंदा हूँ या सिर्फ एक ऐसा चमत्कार जिसे कोई समझा नहीं सकता। मैं अब भी नहीं जानता था कि मैं कोई चमत्कार था या नहीं, और ये भी नहीं कि एक दिन अचानक यूं ही गायब हो जाऊंगा या नहीं। शादी वाले दिन मैंने अपने हाथों से उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। ये देखकर लियू रुयान चुपचाप दूसरी तरफ मुड़ गई। उसने अपनी नम आंखें छिपा ली। मैं मुस्कुराकर बोला, डरो मत, देखो मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूँ। लेकिन मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उस रात के बाद उसे कभी चैन की नींद नहीं आई। हर रात वो मुझे कसकर बाहों में भरकर सोती। कई बार आधी रात मेरी आंख खुलती तो वो अब भी जाग रही होती। मैं हंसकर कहता, तुम तो अब रेयर स्पीशीज बनती जा रही हो। मैं उसका हाथ थामता और धीरे से उसके माथे पर एक किस कर देता। उसके मन का डर धीरे धीरे हमारे बीच की नजदीकियों में बदल जाता, जैसे कोई बेल जो सिर्फ एक पेड़ के सहारे ही जी सकती हो। उसे लगता था अगर मैं फिर उससे दूर हो गया तो वो भी पूरी तरह टूट जाएगी। मैं उसके भीतर का वो डर साफ महसूस कर सकता था। अगर ये सब सिर्फ एक सपना था तो मैं कभी जागना नहीं चाहता था, और अगर ये कोई बीमारी थी तो मुझे पूरी तरह पागल हो जाना भी मंजूर था। न जाने कितनी रातों में वो धीरे से मेरे कान के पास आकर फुसफुसाती। वो हर रात एक ही बात फुसफुसाती, जैसे किसी गहरे कुएं से लौटती गूंज हो। उसे देखकर मेरे मन का डर बढ़ता जा रहा था। मैंने ये बात लियू रुयान से कही। उसने सिर पकड़कर कहा, मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास भी कोई हल नहीं है। इन दिनों उसने जानबूझकर हमें अकेला छोड़ रखा था। मेरे फोन के बाद वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। अच्छे शब्दों में कहूँ तो वो बहुत रिजर्व थी, और सच कहूँ तो बेहद अकेली। स्कूल के शुरू में उससे उम्मीद करना कि वो खुद किसी से दोस्ती करेगी लगभग नामुमकिन था। उसकी बातें सुनकर मेरे सामने बचपन की उसकी तस्वीर उभर आई। छोटी सी शांत लड़की जो अपने कमरे में घंटों पढ़ाई करती रहती थी। फोन के दूसरी तरफ से फिर उसकी लंबी सांस सुनाई दी। वो हल्की हंसी के साथ बोली, अब समझ रहे हो, जब उसने पहली बार खुद तुम्हारे पास बैठने की जिद की थी तो मैं कितनी शॉक्ड थी। असल में तुम्हारी सीट उसके साथ थी ही नहीं। उसने एक स्टूडेंट को मनाकर अपनी सीट बदलवाई थी। बदले में वो रोज 2 लोगों का होमवर्क करती थी। उसी दिन मुझे समझ आ गया था, ये लड़की पूरी तरह तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। फ्लोर टू सीलिंग कांच के बाहर नीला आसमान और समंदर एक दूसरे में घुल रहे थे। सब कुछ इतना शांत था कि मैं बस फोन पर आती उसकी उदास आवाज सुनता रह गया। फोन पर लियू रुयान की आवाज भारी हो गई। वो धीरे से बोली, युनमो, सच कहूँ तो वो इन 10 सालों तक सिर्फ 2 वजहों से जिंदा रही। पहली, अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए, और दूसरी, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए। जिन लोगों ने तुम्हारी साइकिल के ब्रेक से छेड़छाड़ की थी उन पर सबको शक था, लेकिन सबूत नहीं था, इसलिए केस आगे नहीं बढ़ पाया। उसने हार नहीं मानी, पूरे 10 साल तक उन पर नजर रखी और आखिरकार सबको जेल पहुंचाया। कुछ पल बाद वो फिर बोली, जिस रात तुम उससे नदी किनारे मिले थे वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। उसने सब खत्म करने का फैसला कर लिया था। उसके कंधों से सारी जिम्मेदारियां उतर चुकी थी। परिवार, तुम, दर्द, अपराध बोध, सब खत्म हो चुका था। आखिर में उसने कहा, युनमो, जब तक तुम हो तब तक वो भी जिंदा है, लेकिन अगर तुम फिर से गायब हो गए तो उसके लिए जीने और मरने में कोई फर्क नहीं बचेगा। मैं देर तक सोचता रहा, आखिर प्यार इतना मुश्किल क्यों होता है। उस रात वो मेरे पास गहरी नींद में सो रही थी। आज पहली बार मैंने उसकी
उसकी दवा में हल्की सी नींद की गोली मिला दी थी। मैं चाहता था कि कम से कम एक रात तो उसे सुकून मिले, लेकिन तभी मुझे फिर वही एहसास होने लगा। मेरा शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा था, जैसे मैं हवा में घुल रहा हूँ। शायद मेरा लौटना सिर्फ कुछ समय का चमत्कार था। क्या ये भगवान की दया थी या बस उधार लिया हुआ थोड़ा सा वक्त? मैंने बेड साइड टेबल पर रखी हमारी वेडिंग फोटो की ओर देखा। सफेद वेडिंग ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस दिन थी जब मैं उससे पहली बार मिला था। मैं जल्दी जल्दी क्लासरूम ढूंढते हुए भाग रहा था। जल्दबाजी में जाकर उससे टकरा गया। उसकी किताबें जमीन पर बिखर गईं। हम दोनों की नजरें मिली। शुरुआती पतझड़ की हल्की हवा बह रही थी। स्कूल के स्पीकर पर एक मधुर पियानो ट्यून चल रही थी। बहुत बाद में पता चला उस धुन का नाम था विदाई। धीरे धीरे मेरी चेतना धुंधली होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं स्याही से भरी गहराई में डूब रहा हूँ। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, मानो फिर उसी ठंडी नदी की तलहटी में पहुंच गया हूँ। अचानक मैंने झटके से आंखें खोल दी। तेज धूप आंखों में चुभ गई। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं अपने बिस्तर पर था। कपड़े सूखे थे। स्टडी टेबल पर कल रात की अधूरी आंसर शीट खुली पड़ी थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं हांफते हुए गहरी सांसें लेने लगा। कुछ पल बाद एहसास हुआ ये सब सिर्फ एक सपना था, एक ऐसा लंबा सपना जो हकीकत से भी ज्यादा सच लग रहा था। लियू, रुयान, फांग, युआन, मिसाई, मम्मी पापा और नदी किनारे दुल्हन के जोड़े में रोती हुई वो हर दृश्य अब भी मेरी आंखों के सामने साफ था। यहाँ तक कि वो आखिरी एहसास भी, जब मेरा शरीर हल्का होने लगा था और चेतना धीरे धीरे मिट रही थी। मुझे अब भी उसकी उंगली की अंगूठी की ठंडी छुअन और लियू रुयान की कार की लेदर सीट की खुशबू याद थी। यकीन करने के लिए मैंने जोर से खुद को चिकोटी काटी। दर्द हुआ। क्या वो सच में सिर्फ एक सपना था? अगर था तो हर छोटी सी बात इतनी साफ क्यों याद थी? उसके छोटे भाई की डरी हुई आंखें, उसके घर का दवाइयों से भरा छोटा सा कमरा, उसके कंधे पर मेरे दांतों का निशान और लियू रुयान की वो बात, जब तक तुम जिंदा हो वो भी जिंदा रहेगी। सब कुछ इतना असली लग रहा था कि दिल घबराने लगा। तभी बगल वाले कमरे से माँ की आवाज आई। कहा ना मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी और दोबारा कॉलेज छोड़ने की बात मत करना। उसी पल मुझे याद आया, आज मेरा बर्थडे था। यही वो दिन जिस दिन मेरा माँ से झगड़ा हुआ था। मैं भागकर ड्राइंग रूम पहुंचा और दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखने लगा। हाँ, यही तारीख थी। सपने में भी हादसा इसी दिन हुआ था। माँ ने डांटते हुए कहा, क्या देख रहा है? नाश्ता मेज पर रखा है। फिर वो सिलाई मशीन पर बैठ गई। मैंने बिना कुछ कहे स्कूल बैग उठाया और घर से बाहर भाग गया। मूसलाधार बारिश चेहरे पर पड़ रही थी। मैं आंगन में खड़ी उसी पुरानी साइकिल के पास पहुंचा। उसकी चेन पर जंग लगी थी। अचानक सपने का वही दृश्य याद आया। यही साइकिल जिसके ब्रेक फेल हुए थे। मैं तुरंत झुक गया और पीछे वाले ब्रेक केबल को ध्यान से देखने लगा। रबर की छोटी सी कवर के अंदर मुझे एक बेहद छिपा हुआ निशान दिखाई दिया। ठंडा पसीना एक पल में मेरी पूरी पीठ भिगो गया। ब्रेक केबल पर कीचड़ और ग्रीस के नीचे छिपा एक गहरा कट साफ दिखाई दे रहा था। मेरे मन में अचानक ख्याल आया, या ये निशान हमेशा से यही था? क्या वो सपना नहीं था बल्कि उसी ने मुझे इस सच तक पहुंचाया था? उस दिन स्कूल की छुट्टी हुई जैसा सपने में देखा था। दोपहर बाद फिर तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार मैं सीधे घर नहीं गया। मेरी नजर क्लास की पहली रो में बैठी उस पर टिक गई। वो चुपचाप अपना बैग समेट रही थी। उसका शांत चेहरा संगमरमर की मूर्ति जैसा लग रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। गला सूख रहा था, फिर भी सामान्य बनकर बोला, वो पिछली मैथ्स टेस्ट का आखिरी सवाल मुझे अभी भी समझ नहीं आया। आज फिर समझा दोगी? मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर हल्के से सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वो हमेशा की तरह मेरी साइकिल के पीछे बैठी थी और हमेशा की तरह सिर्फ मेरी शर्ट का कोना पकड़े हुए। बारिश के बाद की भीनी मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी। जैसे ही हम उस बदनाम गली के पास पहुंचे, मैंने साइकिल रोक दी, पीछे मुड़कर उसकी चमकती आंखों में देखा और धीरे से कहा, सुनो, घर की कोई भी परेशानी हो, पढ़ाई की या जिंदगी की, सब कुछ अकेले मत सहना। मैंने धीरे से पूछा, हम क्लासमेट्स हैं ना? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी शर्ट पकड़े उसकी उंगलियां थोड़ी और कस गईं। सड़क की लाइटें जल उठी, उनकी हल्की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। उस दिन के बाद जिंदगी जैसे तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन ऐसा लगता था मानो उस अजीब सपने ने हमारी किस्मत की दिशा बदल दी हो। मैंने उसके छोटे भाई के स्कूल छूटने का समय याद कर लिया। कई बार जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरने लगा। एक दिन मैंने कुछ बदमाश लड़कों को उसे घेरते देखा। इस बार उनके हाथ उठाने से पहले ही मैं जोर से चिल्ला पड़ा। मेरी आवाज पूरी गली में गूंज गई, लेकिन मैंने ध्यान रखा कि वो मेरा चेहरा न देख पाए। आवाज सुनते ही वो बदमाश भाग गए। वो लड़का अब भी दीवार से सटा कांप रहा था। मैं उसके पास गया और बोला, अब सब ठीक है, अगली बार ऐसा हो तो जोर से मदद के लिए चिल्लाना, भीड़ की तरफ भागना या सीधे पुलिस को कॉल करना, डरना मत। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, धूल से सने चेहरे पर। पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, वो चुपचाप मुझे देखता रह गया। इसी दौरान जब उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी, मैं जिद करके उसके साथ हॉस्पिटल चला गया। कभी पानी लाता तो कभी सबके लिए खाना। फिर बहुत मिन्नतों के बाद माँ से कुछ पैसे उधार लिए और चुपके से उसे दे दिए। मैं मुस्कुराकर बोला, ये स्कूल की फाइनेंशियल हेल्प है। उसने नोटों की गड्डी कसकर पकड़ ली, उंगलियां सफेद पड़ गईं। काफी देर बाद सिर झुकाकर बोली, थैंक यू। मुझे लगा उसके कंधों का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। लियू रुयान अब भी पहले जैसी शोर मचाने वाली लड़की थी, बस अब भविष्य वाली बिजनेस वुमन नहीं। उसने हंसते हुए मेरी पीठ थपथपाई। कमाल है युनमो, तुमने तो इस आइस क्वीन को भी बदल दिया। अब वो पहले जितनी डरावनी नहीं लगती। उधर मेरी माँ ने आखिर मेरी और पापा की बात मानकर ऑपरेशन करा लिया। सर्जरी सफल रही। ऐसा लगा जैसे समय ने हर पुराने जख्म पर मरहम लगा दिया हो। सपने में देखे सारे दुख हकीकत बनने से पहले ही मिट गए। उसकी आंखों का सालों पुराना उदासपन भी धीरे धीरे धूप में पिघलने लगा। वो अब भी कम बोलती थी, लेकिन कभी कभी उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ ही जाती। ग्रेजुएशन सेरेमनी की चहल पहल धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हवा में चमेली की खुशबू घुली थी। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी ऑडिटोरियम की दीवारों पर बिखरी
बिखरी थी। मैं हाथ में डिग्री लिए ऑटोग्राफ और यादें बांटते छात्रों की भीड़ से गुजर रहा था, लेकिन मेरी नजर सिर्फ उसे ढूंढ रही थी। मेरा दिल पहले से भी तेज धड़कने लगा। आखिरकार मेरी नजर ऑडिटोरियम के पास खड़े उस पुराने पेड़ पर जाकर ठहर गई। वो वहीं खड़ी थी। उसने वही कई बार धुली हुई नीली सफेद स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, बिल्कुल साधारण लेकिन हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी पत्तों के बीच से छनकर उसके कंधों और काले बालों पर बिखर रही थी। वो चुपचाप पेड़ से गिरते फूलों को देख रही थी। उसका शांत चेहरा उस सपने वाली टूटी हुई दुल्हन से बिल्कुल अलग था। वो फिर से वही मासूम स्कूल की लड़की थी। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर रुक गया, एक गहरी सांस ली। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी साफ आंखों में हमेशा की तरह वही शांत सवाल था, जैसे मैं फिर कोई मुश्किल मैथ्स क्वेश्चन पूछने आया हूँ। मैंने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। हाथ में देर तक पकड़े रहने से वो हल्का सा गर्म हो चुका था। उसमें कोई महंगा गिफ्ट नहीं था, बस चांदी रंग का एक साधारण बुक मार्कर। उस पर लिखा था, काश चांदनी की हर किरण तुम्हारे साथ हमेशा चलती रहे। मैंने कांपते हाथों से डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया। मेरी हथेली पसीने से भीग चुकी थी। वो हल्का सा चौंकी, कुछ पल झिझकी, फिर डिब्बा खोल लिया। बुकमार्क देखते ही उसकी नजर नीचे रखी एक छोटी सी पर्ची पर ठहर गई। उसमें एक और संदेश लिखा था। मैंने हल्का सा गला साफ किया। गला सूख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी का सबसे अहम जवाब देने वाला हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, सुनो, शायद बहुत समय बाद, 10 साल बाद या उससे भी ज्यादा। सपने में उसकी अनामिका पर छूटा अंगूठी का निशान फिर आंखों के सामने आ गया। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा दृढ़। क्या तुम अपनी जिंदगी में मेरे लिए एक जगह बचाकर रखोगी? इतना कहते ही चारों तरफ जैसे सन्नाटा छा गया। वो डिब्बा दोनों हाथों से पकड़े खड़ी थी। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी शांत झील जैसी आंखों में मेरा चेहरा और ढलते सूरज की लालिमा साथ चमक रहे थे। पहली बार मैंने उनमें हैरानी, खुशी और बरसों से छिपी भावना को एक साथ देखा। उसके गाल धीरे धीरे गुलाबी हो गए, लाली कानों तक फैल गई। इस बार उसने नजरें नहीं चुराई, बस लाल होते चेहरे के साथ बिना पलक झपकाए मुझे देखती रही। उसने होंठ भींचे और जब लगा कि मेरी धड़कनें ही रुक जाएंगी, उसने बहुत हल्के लेकिन पूरे यकीन से सिर हिलाकर हाँ कह दिया। हाँ। उसकी आवाज पंख से भी हल्की थी, लेकिन मेरे लिए वो किसी आतिशबाजी से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंगों से भर गया हो और मैं बस मुस्कुरा उठा। मैंने मुस्कुराते हुए महसूस किया जैसे सीने पर रखा वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। दिल में पहली बार सुकून भी था और यकीन भी। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, बिना झिझक कहा, तो आज से ढलते सूरज की गर्म रोशनी हम दोनों पर बिखरी थी। उसने पहले मेरे हाथ को देखा, फिर मेरी आंखों में। उसके गालों की लाली और गहरी हो गई। आखिरकार उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, हल्की झिझक के साथ अपनी उंगलियां मेरी हथेली पर रख दी। इस बार उसके होठों पर साफ मुस्कान खिल उठी। मैंने उसका ठंडा लेकिन सच्चा हाथ मजबूती से थाम लिया। उधर ग्रेजुएशन की भीड़ का शोर फिर गूंजने लगा। उसमें बिछड़ने का दर्द भी था और नई शुरुआत की खुशी भी। आज तक मुझे नहीं पता वो लंबा और तकलीफों से भरा सपना सिर्फ एक भ्रम था या किसी दूसरी दुनिया की सच्चाई। शायद उसका जवाब हमेशा उसी नदी की गहराइयों में दफन रहेगा, लेकिन इस पल मेरी हथेली में उसके हाथ की गर्माहट बिल्कुल असली थी। वो मेरे साथ थी। उसका छोटा भाई सुरक्षित था। मेरे मम्मी पापा स्वस्थ थे और सपने में देखे सारे बिछड़ने, इंतजार और दर्द इस धूप भरी जिंदगी तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। बस इतना ही काफी था। भविष्य अभी बहुत लंबा था और इस बार मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा।